हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे बोर्ड सीरीज के इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जो हमारा चैप्टर है उसके लेक्चर 2 में। पहले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ के साथ कैसे डील कर सकते हैं। तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ आता है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं और आप ये वाला लेक्चर देख सकते हैं, पर ये भी कहीं ना कहीं वेक्टर्स के साथ ही डील करता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बच्चों को पढ़ाते हुए कि बच्चों को क्योंकि 11th क्लास का वेक्टर्स नहीं आता है, इसलिए ये वाले क्वेश्चंस जो हैं बच्चा पर्टिकुलरली स्किप कर देता है। तो आप अगर वेक्टर फॉर्म सीखना चाहते हैं जिसमें आप डायरेक्शन भी लिख सकें तो आप पिछले लेक्चर को ज़रूर देखें। और अब हम बात करेंगे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की जिसमें हमारे पास हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, उसके वर्टिसेस पे चार्ज होते हैं और हमें कुछ ना कुछ निकालना होता है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है या फिर फोर्स निकालना होता है। तो हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो हमारा एक क्वेश्चन हम लेंगे, पहले तो मैं आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा दूं ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके का क्वेश्चन हमारा आने वाला है और किन क्वेश्चन से हमको डील करना है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अच्छा, पहली प्रॉब्लम जो बच्चों को होती है कि उनको इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज ही नहीं पता। तो मान लीजिए ये साइड है ए, ये साइड है ए और ये साइड भी है ए। तो सबसे पहले ये जो हमारा मीडियन है या फिर इसका हाइट भी कह सकते हैं आप इक्विलेटरल ट्राइंगल की, इसकी लंबाई क्या होती है। तो बेटा ये ए है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री होते हैं। तो ये भी 60 डिग्री है हमारा, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। अब आप इसकी हाइट h निकालना चाहते हैं तो हाइट h कैसे निकाल सकते हैं हम, आप देख सकते हैं ये हमारा एक ट्राइंगल है। आप चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा a है, ये जो दूरी है वो a/2 है, ये वाली आधी दूरी। तो इस h को हम कैसे निकालेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम h² प्लस a/2 का स्क्वायर। h हमारा हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस, इज इक्वल टू a²। तो यहां से हम अगर h को निकालें तो हमारा आ जाएगा अंडर रूट a² माइनस a²/4। तो हमारे पास आ जाएगा √3a/2। एक तरीका है हम ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हैं। ये हम देख सकते हैं ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है, तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा। परपेंडिकुलर इज हाइपोटेनियस टाइम्स साइन थीटा। तो हमारा जो परपेंडिकुलर आ गया, हाइपोटेनियस हमारा क्या है a और साइन एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री, तीनों एंगल ही 60 डिग्री हैं। ये वाला ट्राइंगल हमको देखना है, ये वाला है ना। किस ट्राइंगल पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, ए बी और सी पे। तो ये भी हमने पाइथागोरस थ्योरम भी एबीसी में लगाई और ये जो हम ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं वो भी हम हमारे ट्राइंगल एबीसी में लगा रहे हैं। अब ए का वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, सॉरी ए का वैल्यू तो ए ही है, साइन 60 का वैल्यू लिख देते हैं √3/2। परपेंडिकुलर हमारा क्या है h, तो फिर से हमारा h का वैल्यू क्या आ गया √3a/2। अब क्या है, यहां पर एक और मीडियन बनाया और यहां पर एक और मीडियन बनाया और ये तीनों जिस पॉइंट पे कोइंसाइड हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। तो ये वाली बात तो आपको क्लियर हो गई कि ये लेंथ कितनी है। अब बात करते हैं इस लेंथ की, है ना। ये लेंथ जरूरी है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कई बार देखते हैं कि ये लेंथ पता होना हमको आवश्यक होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, याद कर लेते हैं, बेटर रहेगा याद कर लेते हैं। तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, ये आपने जैसे देख लिया है ना, तरीका भी बता देता हूं। ये हटा दें a/2, ठीक है, ये 60 डिग्री हटा दें, ये तीनों साइड ए हैं, ये हमारा पॉइंट जो है वो सेंट्रॉइड है और ये पूरा h है। अब ये जो दूरी है इसको आप बोल दें x और ये जो है इसको आप बोल दें y। ये x हो गया, ये y हो गया। x और y का सम किसके बराबर हो गया, h के। अब x और y का जो रेशियो होता है वो आपको पता होना चाहिए 2:1 होता है। क्या होता है, 2:1। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी आपके पास सम भी हो और रेशियो भी हो तो अगर आपको x लिखना है, x यानी कि ये वाली दूरी, वैसे हमें x से मतलब है, y से मतलब नहीं है, फिर भी y भी हम देख लेंगे कैसे निकलेगा। तो x आप कैसे लिख सकते हैं, आपको लिखना है x बराबर रेशियो, देखें रेशियो क्या है 2, तो लिख दें 2, नीचे लिख दें इन दोनों का सम 2+1। ऐसे ही अगर आप y निकालना चाहते हैं, y के सामने क्या लिखा है 1, लिख दें 1, नीचे लिख दें 2+1 इंटू सम, सम क्या है h इंटू सम, सम क्या है h इंटू h।
तो ये हमारा आ गया 2/3। h का वैल्यू हमारा क्या था, √3a/2, तो ये कट गया, ये क्या आ गया, a/√3। उसी तरीके से अगर हमको y निकालना हो, उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा a/2√3। तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इस x दूरी को याद कर लें, है ना, आप इस a/√3 को याद कर लें, इसको आप मेमोराइज कर लें। अगर आप वहां पर नहीं कर पाएंगे तो इन केस तो याद कर लें, बेटर रहेगा। अब क्वेश्चन क्या है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, तो ये आपने देख लिया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्वेश्चन आएगा वो देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि यहां पे चार्ज है Q, यहां पे चार्ज है Q और यहां पे भी चार्ज है Q, ठीक है, ये हमारा सेंट्रॉइड हो गया। अब उन्होंने पूछा कि सेंट्रॉइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। क्या सवाल पूछा है, सेंट्रॉइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। इस Q की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, यहां पर, क्योंकि आप जानते हैं ना बेटा पॉजिटिव चार्ज में फील्ड बाहर की तरफ होती है, तो इस पॉइंट पे Q जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा वो ऐसे होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस Q की वजह से भी होगी ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस Q की वजह से भी होगी ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये फील्ड मैंने लिखी E, ये भी लिखी E और ये भी लिखी E। अब आप ये सोच रहे होंगे कि तीनों को मैंने E क्यों बोल दिया, क्योंकि हो सकता है कि तीनों का वैल्यू डिफरेंट हो सकता है ये 2E हो, नहीं हो सकता इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। वाई, तीनों चार्जेस सेम, दूरियां सेम, डिस्टेंसेस सेम, चार्जेस सेम, तो फील्ड भी तो कैसी रहेगी, सेम। अब एक बात आपको और याद कर लेनी है कि अगर कभी भी तीन फोर्सेस हो या फील्ड हो, कुछ भी हो, और वो इस तरीके से बने हुए हों, कोप्लेनर तो ये हैं ही क्योंकि एक ही प्लेन में आ गए, और उनके बीच में इक्वल एंगल हो 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ये भी E है, ये भी E है और ये भी E है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो वेक्टर, है ना, मतलब वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर ही होगा, तो जीरो वेक्टर इनका रिजल्टेंट आ जाएगा, यानी रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा बेसिकली, है ना। अब आप बोलेंगे सर ये रूल कहां कहां और लगता है, बेटा अगर आपके पास दो फील्ड होती ऐसे E और E, है ना, इनके बीच में एंगल होता बराबर 180 180, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं टोटल एंगल कितना है 360, यहां पे वेक्टर कितने हैं दो, 360 के दो पार्ट करें 180, तो एंगल बराबर बराबर कितने हो गए 180, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा जीरो। तीन हो तो भी एंगल बराबर बराबर क्या हो गए, 360 डिवाइडेड बाय 3 करें 120, फिर से रिजल्टेंट क्या आ जाएगा जीरो। चार हो, चार में तो पता है वैसे बेसिकली आपको दिख ही जाता है, ये भी E, ये भी E, ये भी E, ये भी E, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, एंगल कितना होगा 360 के चार पार्ट करें 90 90 90 और 90, इसका भी रिजल्टेंट जीरो। पांच हो, 1 2 3 4 5, इनके बीच में एंगल क्या होगा 72 डिग्री, 360 के पांच पार्ट करें 72, तो अगर यहां 72 72 72 72, अगर एंगल्स बराबर हों तो फिर से रिजल्टेंट क्या आ जाएगा जीरो। फील्ड की जगह फोर्स होता तो भी रिजल्टेंट क्या आता जीरो। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो अगर ये बात आपको याद रहेगी तो आपको एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली समझ पाएंगे कि फील्ड आने वाली है जीरो। अब अगर कोई आपसे बोल दे कि यहां पर एक चार्ज रख दिया Q0, इस पे फोर्स बताओ, इस पे क्या बताओ फोर्स। फोर्स क्या होता है, चार्ज इंटू फील्ड, तो जब फील्ड ही जीरो है तो फोर्स भी तो जीरो होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बात क्लियर हो गई ना। अब हम देखते हैं हमारा CBSE 2015 में जो सवाल आया था वो कुछ इसी तरीके का था। यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ था -Q, है ना, और हमको ये बताना था कि इस पे क्या फोर्स लग रहा है। तो हम देख सकते हैं कि फोर्स जीरो होगा, जैसे यहाँ पर अगर आप -Q भी रख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा चार्ज कितना है, क्योंकि फील्ड अगर जीरो है तो फोर्स भी क्या रहेगा जीरो। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि यहां पर कितना चार्ज रखें, सेंट्रॉइड पे कितना चार्ज रखें कि ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए, जो ऊपर ही ऊपर वाली वर्टेक्स पे रखा हुआ है, ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए, कोई भारी चीज नहीं है। अच्छा, ये जो कैपिटल Q आपने यहां पे रखा वो तो इक्विलिब्रियम में हो गई, है ना,
यहां पर आप कुछ भी रखो, 2 कूलम रखो, 4 कूलम रखो, 100 कूलम रखो, सब कैस में होंगे? इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे तो फील्ड जीरो है, तो यहां पर कोई भी चार्ज आ जाए उस पर फोर्स क्या होगा? जीरो। पर अब आपको इसके इक्विलिब्रियम की नहीं, इसके इक्विलिब्रियम की चिंता करनी है ना? तो आप देख सकते हैं ये दोनों जो चार्जेस हैं और ये वाला जो चार्जेस है, तीनों की पोलैरिटी सेम है। तो ये इसको करेगा रिपेल, ये वाला चार्ज इसको करेगा रिपेल, इधर फोर्स लगाएगा F। ये वाला चार्ज इसको करेगा रिपेल, इधर फोर्स लगाएगा F। ठीक है, ये दो फोर्सेस हो गए। अच्छा, इनका रिजल्टेंट कहां आएगा? बीच में आएगा, क्योंकि दोनों इक्वल फोर्सेस हैं तो रिजल्टेंट आ जाएगा बीचों बीच। तो ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। क्या हो गया? FR। समझ गए क्या? अब आपको एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि सर ये वाला जो चार्ज है जो हम यहां रखेंगे वो नेगेटिव होना चाहिए। कहां रखेंगे? यहां पे। ये वाला चार्ज होना चाहिए -Q। क्यों? क्योंकि ये दोनों उसको भगाना चाह रहे हैं, तो ये बुलाएगा, तभी तो इक्विलिब्रियम बनेगा, तभी तो ये यहां पर टिक पाएगा। तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाए नीचे, कितना? इस फोर्स के बराबर, FR के बराबर, तभी तो ये दोनों कैंसिल होंगे और इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, अब FR कैसे निकालेंगे? ये भी एक सिंपल सी बात है, 11th में आपको सिखाई जाती है कि जब भी दो फोर्सेस आपके थीटा एंगल पे हो, कितने पे हो बेटा? थीटा एंगल पे, और उनके बीच का एंगल हो 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री, ये तीन चीजें याद कर लें। तो इन दो फोर्सेस हैं F और F, और इनके बीच का एंगल क्या हो गया? थीटा, जिसका वैल्यू 60, 90 या 120 में से कोई सा भी हो सकता है। तो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो क्या आएगा? 60 पे आएगा √3F, 90 पे आएगा √2F, 120 पे आ जाएगा सेम F। बात क्लियर है? तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कितना है? 60, तो ये भी कितना है? 60। यानी दो फोर्सेस हमारे पास हो गए जिनके बीच का एंगल कितना हो गया बेटा? एंगल क्या हो गया हमारा? 60 हो गया, है ना? एंगल हमारा हो गया 60। थोड़ा ये ऊपर चला गया तो विजिबल नहीं हो रहा है, तो ये हमारा FR हो गया, है ना? एंगल क्या हो गया बेटा? 60 हो गया। तो रिजल्टेंट फोर्स FR कितना हो जाएगा हमारा? जब दो फोर्सेस 60 डिग्री पे लगते हैं, √3F, तो ये हमारा आ गया √3F। अब हम लिख देते हैं √3F बराबर ये जो हमारा फोर्स है, एक बार समझाने के लिए इस फोर्स को हम लोग बोल देते हैं FR, जैसे हमने बोल दिया। तो FR आपने लिख दिया √3F। अब F आप कैसे लिखेंगे? F किस किस के बीच का फोर्स है? इन दोनों के, Q और Q के बीच का। तो आपने लिख दिया √3K Q इंटू Q, ये कूलम्ब्स लॉ बताता है हमें, K Q1 Q2, और नीचे क्या लिखेंगे? R²। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? A, तो आपने लिख दिया A का स्क्वायर। समझ गए क्या? अब ये जो नीचे वाला फोर्स है ये किन दोनों के बीच में लग रहा है? इसके और इसके बीच में। तो इसका फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? मतलब ये फोर्स कितना होगा? ये फोर्स होगा K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। इनके बीच की दूरी अभी अभी मैंने आपको सिखाई, वो क्या होती है? A बाय √3 का स्क्वायर। अब हम ये जानते हैं ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैंसल होना चाहिए। ये वाला फोर्स कौन सा है? ये ऊपर वाला। ये वाला फोर्स कौन सा है? ये नीचे वाला। ये दोनों क्या होने चाहिए? कैंसल। तभी हमको क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम। तो इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, 3√3KQ² बाय A² इक्वल्स KQQ बाय A², और ऊपर आ जाएगा 3। तो ये K कैंसल आउट A² कैंसल आउट स्मॉल q, और ये कैंसल आउट। कैपिटल Q क्या आ गया? √3Q डिवाइडेड बाय 3, यानी कि Q बाय √3। तो अगर कैपिटल Q का वैल्यू आपका Q बाय √3 है, तो डेफिनेटली आपका ये जो अपर वर्टेक्स वाला चार्ज है वो भी किस में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां हमने फोर्स निकाला है और फोर्स को हमने 0 करा है ताकि हम इक्विलिब्रियम चार्ज का दिखा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे बड़ा ही सिंपल है, उसमें कोई खास बात नहीं है। ये भी CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। एक हमारे पास हेक्सागन है, ये हो गया हेक्सागन। अच्छा, आप ये क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाते हैं? आपको हेक्सागन की प्रॉपर्टीज ही नहीं पता।
यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है, मान लो कैपिटल Q, यहाँ है स्मॉल q स्मॉल q स्मॉल q, और इस कैपिटल Q पे आपसे फोर्स पूछ लिया कि इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, किस पे, कैपिटल Q पे। अब आप देख सकते हैं इन दोनों का फोर्स कैंसिल हो जाएगा, ये करेगा रिपेल, ये भी क्या करेगा, रिपेल, कैंसिल आउट, ये क्या करेगा, रिपेल, ये भी क्या करेगा, रिपेल, कैंसिल आउट। तो ये चारों तो कैंसिल आउट हो गए, बचा कौन, ये स्मॉल q, इसका फोर्स इस पे लगेगा, किधर, इधर, ठीक है। कितना होगा ये फोर्स, k, एक चार्ज क्या है q, दूसरा चार्ज क्या है q, अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, ये वाला डिस्टेंस। तो अगर साइड आपको दे रखी होती a, तो ये डिस्टेंस भी होता है a, याद रखो। तो हेक्सागन के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं, अगर इस साइड की लेंथ a है तो डायगोनल की लेंथ भी a होगी, तो नीचे आ जाएगा a स्क्वायर। क्वेश्चन हो गया खत्म। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, इन दोनों के फोर्स कैंसिल, इन दोनों के कैंसिल, और इसका फोर्स ये रहा, किससे लिखा है, कूलाम्ब्स लॉ से। बात क्लियर हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, अब हल्के से डिफिकल्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है कि अब की बार स्क्वायर है हमारे पास, तो एक क्वेश्चन में हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल देख लिया, एक में हेक्सागन देख लिया, और अब हम देखते हैं स्क्वायर, ठीक है। यहां है कैपिटल Q, स्मॉल q, और इसमें हमको निकालना है इस पे रिजल्टेंट फोर्स, इस पे निकाल देते हैं, इस पे हमको निकालना है रिजल्टेंट फोर्स। साइड्स दे रखी हैं a, ठीक है, साइड्स क्या दे रखी हैं a। अब वैसे तो क्या है, कॉम्पिटिटिव के अंदर एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन चलता है कि स्मॉल q और कैपिटल Q में रिलेशन निकालो ताकि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में। तो एक बार वो क्वेश्चन देखते हैं हम। तो जैसे ये कैपिटल Q और ये भी कैपिटल Q है, तो ये इसको करेगा रिपेल, क्या फोर्स लगाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन, ये दूरी क्या होती है, डायगोनल क्या होता है, √2a का स्क्वायर। तो ये हमारा एक फोर्स हो गया जो इस Q ने इस Q पे लगा दिया। अब बात करते हैं इन दोनों चार्जेस की। अब एक बात यहां पे जरूरी है कि ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करे, क्या करे, अट्रैक्ट। क्यों, जब ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा F से, और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा F से, तो हमारे पास दो फोर्स आ जाएंगे जो कितने डिग्री एंगल पे लग रहे होंगे, 90 डिग्री पे। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया कि जब दो फोर्सेस 90 डिग्री एंगल पे लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, √2f। समझ गए। अगर ये इसको रिपेल करता, ये भी रिपेल करता, तो कुछ फोर्सेस ऐसे आ जाते और ऐसे आ जाते, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर ही आ जाता, तो ये तीनों मिलके इसको भगा देते। तो अगर ये वाला चार्ज इसको भगा रहा है तो ये दोनों बुलाएं, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा ना। अब हमने ये लिख दिया कि क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में आएगा, तो ये वाला फोर्स जो इन दोनों ने लगाया मिलके और ये वाला फोर्स जो इसने लगाया वो कैंसिल हो जाएगा, KQ² बाय 2a स्क्वायर। यहां क्या आ गया आपका, √2f। f यानी इन दोनों के बीच का फोर्स, और f यानी इन दोनों के, वो तो सेम ही है ना, क्योंकि चार्जेस भी सेम, दूरियां भी सेम। तो इसको लिख देते हैं k कैपिटल Q स्मॉल q, है ना। दूरी कितनी है a, तो a का स्क्वायर इज इक्वल टू KQ² बाय 2a स्क्वायर। a स्क्वायर कट गया, k और k कट गया, ये q और ये q कट गया, तो स्मॉल q कितना होना चाहिए, q बाय √2। पर इसमें भी एक गलती है, यहां पे आपको माइनस साइन एंड में लगाना जरूरी है। क्यों, क्योंकि स्मॉल q और कैपिटल Q की पोलैरिटी अलग अलग होनी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो ताकि ये इसको अट्रैक्ट करे, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो ताकि ये इसको अट्रैक्ट करे, इसलिए एंड में ये माइनस साइन भी आएगा। बात क्लियर हो गई है अगर, तो अब हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। एक क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी हैं, कि एक सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कॉन्टिन्यूस कर्व बनाती हैं, पर क्यों, है ना। तो कॉन्टिन्यूस कर्व वो कहां बनाती हैं, कॉन्टिन्यूस कर्व वो कहां बनाती हैं, ये भी देखो। जैसे एक चार्ज है आपके पास Q, एक चार्ज है आपके पास -Q, तो इस तरीके से फील्ड लाइंस
जाती हैं, ऐसा कुछ डायग्राम आपका बनता है। तो आपने देखा फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस कर्व बनाती हैं अंदर की तरफ, नेगेटिव चार्ज में फील्ड अंदर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली फील्ड बाहर की तरफ। तो आपने ये चीज देखा होगा कि जब चार्ज आ जाता है तो फील्ड लाइन ब्रेक हो जाती है। ये देखिए यहां पर चार्ज प्रेजेंट है तो फील्ड लाइन में ब्रेक आ गया, लेकिन जहां चार्ज फ्री रीजन है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है कॉन्टिन्यूअस कर्व। आप बोलेंगे सर ये आ गया ना ब्रेक, अरे ब्रेक नहीं आया, ये मैंने फील्ड लाइन यहीं तक बना के छोड़ दी है, वो आगे भी एक्सटेंड होगी, है ना। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ब्रेक आता है, पर कहां पर, जहां पर चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि चार्ज की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अनडिफाइंड। क्या होती है? अनडिफाइंड। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड होती है वहां पे ब्रेक आ जाता है। पर इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं इस जगह पर, तो यहां पर ब्रेक नहीं आता। रीजन क्या है कि अगर आप यहां पर कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? कॉन्टिन्यूअस, लगातार। और लगातार फोर्स कब लगेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? कॉन्टिन्यूअस। तो दैट इज द रीजन when electric field is kept in a charge free when a test charge is kept in a charge free region, it experiences a continuous force, which means there is continuous electric field present in that region. ब्रेक आता है, कहां आता है? ब्रेक आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड कहां पर होती है? जहां चार्ज रखा होता है। तो ये बात हमको क्लियर होनी चाहिए। एक हमारा ये भी आता है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती? तो वो आपको इसी क्वेश्चन में दिख जाएगा। ये देखिए, आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां गई, क्लोज लूप कैसे बनता है बेटा? ऐसे बनता है, ऐसे। और फिर क्लोज लूप में अगर इधर डायरेक्शन ऐसा है तो नीचे डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा होता नहीं है। इधर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होता है प्लस से माइनस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती? तो एक बात याद कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स की फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जो होती है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वर्क डन क्लोज लूप में जीरो नहीं हो पाएगा। ऐसा आपको लिख देना है, बहुत ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना। कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करने जाऊंगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा, और फिर जो इसका मोटिव है हमारा इन लेक्चर्स को बनाने का वो सर्व नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों को याद कर लेना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है इसलिए वो क्लोज लूप नहीं बना सकती। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं होती? तो आई थिंक ये आंसर तो हर बच्चे को आता है, क्योंकि इससे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, और ऐसा कैसे संभव है कि एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के हमको दो दो डायरेक्शन मिल जाएं? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट हैव अ यूनिक डायरेक्शन, बट अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट हो जाती तो यूनिक डायरेक्शन हमको नहीं मिलता। ठीक है, इसके अलावा एक बड़ा ही फेमस प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व करने में तो बड़ा ही इजी है, और बच्चे स्ट्रगल करते हैं। बच्चे तो फिजिक्स में लगभग हर चीज़ में ही स्ट्रगल करते हैं, इसलिए सब कुछ ही बताना पड़ता है। तो ये एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है, और ये एक 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है ना। हमें बताना है कि इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पे जीरो होगी, इस लाइन पे, जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो होगी। ठीक, अब आपको एक चीज ये देखनी होगी कि आप एक काम करो, 1 कूलम चार्ज को थोड़ा सा ऊपर बना दो। क्यों? उसका रीजन है, आप जानते हैं कि 1 कूलम जो है वो पॉजिटिव है, तो उसमें से निकलने वाली जो फील्ड लाइंस होंगी वो बाहर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से लाइनें बाहर की तरफ निकलती हैं। ऐसे ही ये जो 4 कूलम है, इससे भी जो लाइनें निकलेंगी वो कहाँ निकलेंगी? बाहर की तरफ। ठीक है, अब इस जगह पे देखो, इस जगह पे 1 कूलम की फील्ड और 4 कूलम की फील्ड सेम डायरेक्शन है, दोनों में हो गई दोस्ती। क्या हो गई? दोस्ती। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए इसका चांस ही नहीं उठता, है ना, क्योंकि दो दोस्त ने एक दूसरे को मारेंगे थोड़ी, चार्जेस में तो ऐसा ही होता है। खैर, और यहां पर भी हो गई दोस्ती, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती। पर बीच वाले हिस्से में अगर आप देखोगे, चार्जेस की फील्ड के बीच में हो गई दुश्मनी, क्योंकि इसकी फील्ड राइट में और इसकी फील्ड लेफ्ट में, तो यहां पे जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने का चांस है। अब मान लेते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर, वैसे मान नहीं लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यही आया था 2 मीटर। ठीक है, तो अब थोड़ा डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। 1 माइक्रोकूलम है, 4 माइक्रोकूलम है,
और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होगी? तो एक बात आप याद रख सकते हैं कि मतलब एक बात तो आप समझ ही गए हैं कि बीच वाले रीजन में जीरो होगी, 1 माइक्रोकूलाम के पास में जीरो होगी। ठीक, 1 माइक्रोकूलाम के पास में जीरो होगी, छोटे चार्ज के पास में, क्योंकि छोटे चार्ज से जब दूरी कम होगी तभी तो वो बड़े चार्ज की फील्ड को मार पाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि 1 माइक्रोकूलाम ने 4 माइक्रोकूलाम की फील्ड को मार दिया। 4 माइक्रोकूलाम की फील्ड कहां आएगी? यहां पे, ये 4 वाले की फील्ड। और ये किसकी फील्ड होगी? 1 वाले की फील्ड। किसकी फील्ड होगी? 1 वाले की। ये दूरी मान ली अगर आपने x, तो ये दूरी कितनी हो गई? 2 माइनस एक्स, क्योंकि पूरी दूरी क्या है? 2, ये है x, ये है 2 माइनस एक्स। अब फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? k इंटू चार्ज। चार्ज क्या आ गया? 1 माइक्रोकूलाम। अपन दूरी क्या मानी मैंने? पॉइंट P से, पॉइंट P से दूरी क्या मानी? दूरी मानी x, तो x का स्क्वायर, है ना। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे जीरो कर रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 4 की फील्ड और 1 की फील्ड बराबर हो गई और डायरेक्शन में ऑपोजिट है तो कैंसल आउट हो गई। तो यहां हमने लिखा k, यहां हमने लिखा 4 माइक्रोकूलाम, और 4 माइक्रोकूलाम की दूरी पॉइंट P से क्या है? 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, k से k कट जाएगा, माइक्रोकूलाम से माइक्रोकूलाम भी कट जाएगा। सॉल्व करें, x का वैल्यू प्राप्त कर लें। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बच्चों के लिए तब हो सकता है जब हमारे पास एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव आ जाए। हालांकि उसमें भी कोई बहुत भारी चीज नहीं है, सेम ट्रिक आप लगा दें हो जाएगा। जैसे एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो, ये PYQ नहीं है पर फिर भी मैं आपको करा देता हूं। जैसे एक -1 माइक्रोकूलाम होता और एक 4 माइक्रोकूलाम होता, ठीक है ना। तो अब मैंने आपसे जैसा कि कहा था, एक चार्ज को थोड़ा सा ऊपर और एक चार्ज को थोड़ा सा नीचे बनाना है। अब नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड कहाँ आएगी? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, पॉजिटिव से बाहर की तरफ। अब बीच वाले हिस्से में क्या हो गई? दोस्ती। यहाँ पे क्या है? दुश्मनी। देख लेना, ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ भी क्या है? दुश्मनी, क्योंकि क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर सवाल ये आता है, इस रीजन में फील्ड जीरो होगी कि इस रीजन में? कॉमन सेंस से सोचो, आप ये चाहते हो कि 1 माइक्रोकूलाम की फील्ड 4 को हरा दे, तो 1 जो कि छोटा है 4 को कहां हरा पाएगा? उसके इलाके में। ये किसका इलाका है? 1 का, क्योंकि 1 के पास पड़ता है। ये किसका इलाका है? 4 का। 1 की फील्ड 4 की फील्ड को यहां थोड़ी ना हरा पाएगी, क्योंकि 1 की फील्ड तो कमजोर है। कैसी है? कमजोर। के चार्ज देखो कमजोर है। तो 1 अगर 4 को हराना चाहता है तो पॉइंट यहां पर होना जरूरी है, इस जगह पे 1 के पास। तो फिर से वही कॉन्सेप्ट याद कर लें, छोटे चार्ज के पास में जो पॉइंट होता है वहां फील्ड जीरो होती है। तो आपने लिख दिया -1 माइक्रोकूलाम, यहां आपने लिख दिया 4 माइक्रोकूलाम, है ना। अब मैंने जैसा कि आपको बताया, इस पॉइंट पे फील्ड हो जाएगी जीरो। 1 की फील्ड कहां होगी? अंदर की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। 4 की फील्ड कहां होगी? बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है बाहर की तरफ। ये दोनों फील्ड एक दूसरे को मार देंगी और इस पॉइंट P पे फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। ये पॉइंट P हो गया। इस डिस्टेंस को आप क्या मान लें? x। ये डिस्टेंस मान लो, आपको सवाल में क्या दे रखा है? 2। फील्ड लिखें, 4 की फील्ड लिखनी है तो k 4 माइक्रोकूलाम। डिस्टेंस देखें, 4 का इस पॉइंट P से क्या डिस्टेंस है? ये 2, ये x, क्या हो गया? 2 + x का होल स्क्वायर। समझ गए क्या? फिर आप देखें, ये वाला चार्ज k 1 माइक्रोकूलाम अपॉन डिस्टेंस क्या हो गया? x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अब आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को अपन जनरल टर्म्स में लिख के देखते हैं। किसमें? जनरल टर्म्स में। तो ये k और k कट गया, माइक्रोकूलाम और माइक्रोकूलाम कट गया। अगर मैं इस 4 को Q2 लिख दूं और इस 1 को Q1 लिख दूं, तो नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 + x का होल स्क्वायर, और यहां क्या आ जाएगा? x का होल स्क्वायर। एक बार के लिए मैं 2 + x को बोल दूं R2, क्योंकि वो 2 चार्ज की P पॉइंट से दूरी है, और इसको मैं बोल दूं R1। तो कभी कभी कोई आपको ऐसा भी पढ़ा सकता है कि R1/R2 इज √Q1/Q2। कोई बड़ी बात थोड़ी ना है यार, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। आपको पता होना चाहिए 1 की फील्ड और 2 की फील्ड एक दूसरे को मार देती है,
1 की फील्ड KQ1 बाय R1 स्क्वायर, 2 की फील्ड KQ2 बाय R2 स्क्वायर, K से K कट गया, R1 बाय R2 क्या आ गया, अंडर रूट Q1 बाय अंडर रूट Q2। तो ये रिलेशन भी आप ध्यान रख सकते हैं। बोर्ड में तो खैर इतने से ही काम चल जाता है हमारा, कॉम्पिटिटिव में हम इसका कुछ फॉर्मूला भी बना देते हैं, पर यहाँ पे आप इस तरीके से थियोरेटिकली पूरा सॉल्व कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट हमको 2 क्वेश्चन और देखने, जिसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट तो कंप्लीट हो जाएगा न्यूमेरिकली। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है रिंग का क्वेश्चन, कि रिंग के एक्सिस पे फील्ड। कई बार बच्चों को रिंग की फील्ड का फॉर्मूला तो याद होता है, जैसे मैं बोल दूं ये रिंग है बेटा, इस पे चार्ज है Q और ये पॉइंट है जो x दूरी पे है सेंटर से, ठीक है, ये रेडियस हो गया R। अब बच्चों को याद होता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज अगर रिंग है तो इसकी फील्ड कहाँ होगी, बाहर की तरफ, बाहर मतलब ऐसे, और फील्ड का फॉर्मूला भी बच्चों को याद होना चाहिए, KQX डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। इसका डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो वो आपको खुद करना है, क्योंकि यहाँ हम लेक्चर में इतना सब कुछ कवर नहीं कर सकते, नहीं तो लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। हमें तो न्यूमेरिकल पोर्शन को देखना है। तो ये हमारी फील्ड आ गई। फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है, x ये वाली दूरी है, सेंटर ऑफ रिंग और पॉइंट ऑन द एक्सिस, यही तो है रिंग की एक्सिस, और ये क्या है, एक पॉइंट जो रिंग की एक्सिस पर है। यहां पर आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उसने इस क्वेश्चन में ये कहा है कि आप प्रूव करो कि अगर ये x जो है वो बहुत दूर हो, यानी x डिस्टेंस बहुत लार्ज हो और पॉइंट P बहुत दूर हो, तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, मान लो जैसे कि ये कोई पॉइंट चार्ज हो, ठीक है। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि ये है रिंग आपकी और बहुत दूर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे ये रिंग ऐसी फील्ड पैदा करेगी जैसे मान लो कि ये कोई पॉइंट चार्ज हो। तो अगर यहां पर एक पॉइंट चार्ज हो और x दूरी हो तो यहां फील्ड क्या पैदा होगी, KQ बाय एक्स स्क्वायर। तो अगर हम प्रूव कर दें कि इस रिंग की वजह से भी बहुत दूर ऐसी फील्ड पैदा होगी, तो वी विल बी एबल टू प्रूव कि एक रिंग बहुत ही फार पॉइंट पे ऐसी फील्ड पैदा करती है जैसे कि मान लो वो एक पॉइंट चार्ज हो। तो आपने देखा कि वो ये कह रहा है आपसे कि x बहुत ज्यादा बड़ा है r से, क्योंकि x बहुत लार्ज है तो r के मुकाबले बहुत लार्ज हो गया वो। तो x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लगभग x स्क्वायर के बराबर हो गया, क्योंकि x का स्क्वायर तो r स्क्वायर से और भी कहीं ज्यादा बड़ा होगा। तो आप KQX नीचे जो आपका x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है उसको x स्क्वायर लिख सकते हैं, x स्क्वायर की पावर 3/2। तो क्या आ गया, KQ अपॉन में आपका क्या हो गया, ये 2 और 2 कट गया, ऊपर x है नीचे आ गया x क्यूब। फाइनली द एक्सप्रेशन यू गॉट इज KQ बाय एक्स स्क्वायर। सेम आ गया ना, तो आ गया ना सेम फॉर्मूला, रिंग की फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की फील्ड के फॉर्मूले जैसा आ गया। तो यस इट इज ट्रू, रिंग बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट विच इज वेरी फार ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है। ये बात भी हमको क्लियर हो गई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रिकी चीज क्या हो गई कि वो फॉर्मूला पूछ लेता तो हम लोग बता देते, फॉर्मूला पूछ लेता तो हम लोग बता देते, लेकिन उसने हमको कुछ प्रूव करने के लिए कह दिया। तो सीबीएसई ऐसे ही ट्रिक्स अपनाता है, वैसे ट्रिक्स नहीं अपनाता है, ऐसा कुछ पूछना भी चाहिए जिससे पता चले कि बच्चों को वाकई में कॉन्सेप्ट समझ में भी आता है या फिर वो सिर्फ फॉर्मूले रट के एग्जाम देने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें 2 रिंग हैं हमारे पास। क्या है, 2 रिंग। तो एक रिंग हमारी ये हो गई, दूसरी रिंग हमारी ये हो गई, ये दूरी दी है √3r, ये भी है r, ये भी है r। इस पे इन्होंने इस बार चार्ज क्यों नहीं लैम्डा दे दिया, इसका भी दे दिया लैम्डा, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। और ये सीबीएसई पटना 2015 का क्वेश्चन है ना, सीबीएसई पटना 2015 का क्वेश्चन। अब इन्होंने पूछा कि इस पॉइंट पे फील्ड कितनी होगी। तो यहां आप देख सकते हैं 2 रिंग है, पहली रिंग ये, दूसरी रिंग ये। तो इस पॉइंट को P बोलते हैं। तो P पे जो फील्ड आएगी वो 1 और 2 का वेक्टर सम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है
तो वेक्टोरियली ही ऐड होगी। अब 1 की वजह से फील्ड, भाई फॉर्मूला हमको पता है के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और 2 की वजह से फील्ड 0। आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया? 1 की फील्ड, अच्छा 1 के लिए तो ये एक्सियल पॉइंट हो गया ना एक्सिस पे जो है, तो एक्सिस पे तो फॉर्मूला ये होता है, चिपका दिया। और बात करें 2 की, तो 2 पे 0 क्यों आ गया? अरे देखो बेटा 2 के सेंटर पे है ना ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप सेंटर पे निकालोगे तो x को 0 डालोगे ना, जैसे ये आपका ये है, तो x दूरी थी तो पॉइंट ये था। अब सेंटर पे आप पहुंच गए, सेंटर पे पहुंचने का मतलब क्या है? कोई दूरी ही नहीं है, तो सेंटर वाले पॉइंट के लिए x क्या होता है? 0। तो आप क्या लिखोगे? के क्यू इंटू 0, वैसे बात तो यही खत्म हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स भी क्या है आपका? 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई आपकी सेंटर पे? 0। तो किसी रिंग की वजह से उसके सेंटर पे जो फील्ड आती है वो 0 होती है, यहां पे आ गया 0, तो आपके पास एंड में क्या बचा? के। अब देखो क्या है, फिर से ये चीज बच्चों के लिए ट्रिकी क्यों हो गई? क्योंकि Q तो उन्हें पता है, Q के फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा के फॉर्म में उनको समझ ही नहीं आ रहा। तो बेटा लैम्डा क्या होता है? चार्ज अपॉन लेंथ। यहां पे इसकी लेंथ कितनी है, जैसे इसके पूरे के ऊपर चार्ज पड़ा है, इसकी लेंथ कितनी है? तो आपको सर्कल की लेंथ नहीं पता क्या? पेरीमीटर नहीं पता क्या? पता है ना, 2πr। तो क्या हो जाएगा? 2πr। तो Q को आप लैम्डा के टर्म्स में क्या लिख सकते हो? लैम्डा इंटू 2πr। तो क्या इशू है बेटा? वैल्यू डाल दो, के Q की जगह डाल दो लैम्डा इंटू 2πr। x कितना है, कितनी है दूरी? √3r, डाल दो √3r। अपॉन में x की जगह क्या डाल दोगे? √3r का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और इसके बाद सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। √3r का होल स्क्वायर, 3r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर, तो के लैम्डा 2πr √3r 4r स्क्वायर आ रहा था ना नीचे, तो तुम लोगों को समझाने के लिए 4 को लिख दें 2 स्क्वायर r स्क्वायर, पावर क्या आ गई? 3/2। 2 से ये वाले 2 कट गए, 2 का क्यूब नीचे क्या आ गया? 8, r का क्यूब क्या आ गया? r क्यूब, के लैम्डा 2π, r 2 बार r स्क्वायर इंटू √3। अब तो कर लोगे, आर स्क्वायर से इसको काट दोगे, नीचे आर बच जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें आप के का वैल्यू भी डाल सकते हैं 1/4πε0। तो बेटा वो कितना भी सिंप्लीफाई करके आपसे जैसे वो आपको दे सकता है कि प्रूव करें कि ये वैल्यू आएगा। तो अगर उसने बोल दिया कि निकालो, तो आप अगर इस फॉर्म में लिख देते तो भी काम चल जाता है ना, मतलब इसको सॉल्व करके ऑब्वियसली। पर अगर वो आपसे ये बोल दे कि प्रूव करो इतना आएगा ε0 के टर्म्स में, तो आपको यहां तक सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो कवर कर लिए हैं। आने वाले वीडियोस में हमको डाइपोल पे टॉर्क वाले प्रॉब्लम्स, फ्लक्स और गॉस लॉ वाले प्रॉब्लम और गॉस लॉ के एप्लीकेशन के कुछ सिंपल क्वेश्चंस देखने हैं। अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं इस सीरीज में, तो यू विल बी डेफिनेटली एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।